फिल्म दक्षिण अफ्रीका में 27 घंटों में हुई घटनाओं का ब्यौरा है। ये एक सच्ची कहानी है। जिम्बाब्वे, दक्षिणी अफ्रीका। हम में से ज्यादातर लोग इस खतरनाक जंगली इलाके में सिर्फ सैलानियों के तौर पर ही जाने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वन्य जीवन संरक्षक ग्रेग रैसमसन के लिए ये उनका घर भी है और काम करने की जगह भी, जो अपने आप में एक हैरत अंगेज अनुभव है। मैं शुरू से ही वन्य जीवन के बारे में काफी भावुक रहा हूँ। मुझे बचपन से ही जंगल अच्छे लगते रहे हैं। अफ्रीका अच्छा लगता रहा है। इस धरती में बला का आकर्षण है। ये हमेशा बदलती रहती है और यहाँ सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। ये एक किताब की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। हालांकि ग्रेग का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन वो बचपन से ही अफ्रीका में रहे हैं और पिछले 12 साल से पेंटेड डॉग नाम की एक दुर्लभ प्रजाति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खत्म होने के कगार पर है। वन्य जीवन शुरू से ही मेरे जीवन का हिस्सा रहा है और मैं हमेशा इसके संरक्षण की कोशिश करता रहता हूँ। यही मेरा सपना और मकसद है। इस काम में उनके सहायक हैं उनके एक ब्रिटिश दोस्त पीटर ब्लिंस्टन, जो उन्हीं के साथ मिलकर पेंटेड डॉग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाते हैं। ग्रेग एक बहुत ही जुनूनी और पक्के इरादे वाले व्यक्ति हैं। वो पेंटेड डॉग्स की प्रजाति को खत्म होने से बचाने के लिए पूरी तरह लगे हुए हैं। उनकी इसी धुन की वजह से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप कोई अच्छा काम करने के काबिल हैं, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। कम से कम मैं तो यही करता हूँ और यही मेरे जीने का तरीका है। वन्य जीवन को बचाने के लिए ग्रेग हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए जब उनके साथी संरक्षकों ने एक खोए हुए गैंडे को ढूंढने के लिए उनसे मदद मांगी, तो वो एकदम मान गए। वो एक पायलट हैं और उस गैंडे को ढूंढने के लिए अपनी संस्था के एक इंजन वाले अल्ट्रा लाइट विमान को इस्तेमाल करने का फैसला कर लेते हैं। परेशानी सिर्फ ये है कि हवाई जहाज उड़ाते समय किसी जानवर को ढूंढना बहुत ही पेचीदा काम है। इस बात को लेकर मैं काफी परेशान था। उसे इस काम का कोई खास अनुभव नहीं था। उसकी जान को काफी खतरा भी हो सकता था। पीटर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें हवाई जहाज नहीं ले जाना चाहिए। तुम हमारी संस्था की मुखिया हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी संस्था का क्या होगा? उसे शायद पहले से अंदाजा हो गया था। उस गैंडे को आखिरी बार जंगल के ऊबड़ खाबड़ चट्टानी इलाके में देखा गया था, जो उसके समतल मैदानी इलाके से बिल्कुल अलग था। वो अफ्रीका का बिल्कुल अलग तरह का बेहद खतरनाक इलाका था। बहुत ही सूखा, पथरीला, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका। मैं ये बात अच्छी तरह जानता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे किसी भी तरह उस गैंडे को तलाश करना था। उस इलाके में अक्सर चोरी छिपे शिकार करने वाले घूमते रहते थे और मैं इस बात को किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उड़ान भरते वक्त कोई परेशानी नहीं हुई। अफ्रीका के जंगली इलाके के ऊपर से उड़ना एक अनोखा अनुभव था। एक तरह से वो इलाका वन्य जीवों का खजाना था। वैसे तो जहाज से मुझे सिर्फ बड़े बड़े स्तनधारी जानवर ही दिखाई दे रहे थे, पर मैं जानता था कि वहाँ छोटे से छोटे कीड़ों मकोड़ों और तितलियों वगैरह की भी इतनी प्रजातियां मौजूद थीं कि कोई सोच भी नहीं सकता। कमाल का अनुभव था। हालांकि ये जुलाई का महीना है और सर्दियां अपने चरम पर हैं, फिर भी बहुत जल्द यहाँ का तापमान 40 डिग्री को पार कर जाएगा। इतने ज्यादा तापमान से हवा के घनत्व में कमी आ जाएगी, जो विमान को उड़ाने के लिए ठीक नहीं होगा। विमान को उड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बढ़ती गर्मी के साथ ही हवा के घनत्व में कमी आने लगी थी, जो इस तरह के हल्के विमान के लिए बहुत खतरनाक था। काफी देर ढूंढने के बाद भी गैंडे का कहीं पता नहीं चल रहा था। इसलिए ग्रेग को मजबूर होकर काफी दूर तक जाना पड़ा। उससे पहले मैंने उस इलाके में कभी जहाज नहीं उड़ाया था। मैं महसूस कर रहा था कि मैं एक बहुत ही अलग तरह की सरजमीन के ऊपर उड़ रहा हूँ। वो एक बहुत ही सूखा, चट्टानी, ऊबड़ खाबड़ इलाका था। उस गैंडे के शरीर में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर लगा है।
इसलिए उसे ढूंढने के लिए ग्रेग को करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ना पड़ रहा है। उड़ान भरने के 15 मिनट बाद उन्हें उसके द्वारा भेजे गए संकेत मिलने लगते हैं और वो उसे देखने के लिए कुछ नीचे उतर आते हैं। मैंने गैंडे को देख लिया था, इसलिए वहां से जाने के लिए जहाज को वापस मोड़ने लगा। जैसे ही मैंने उसे मोड़ना शुरू किया, अचानक उसका एक पंख नीचे झुक गया। ग्रेग जब जहाज को मोड़ रहे थे तो अंदर वाले पंख की रफ्तार बाहर वाले पंख से धीमी थी और उसके ऊपर से गुजरती हवा में कुछ ज्यादा ही हलचल होने लगी, जिसकी वजह से उस पंख के नीचे वाली हवा कमजोर पड़ गई, जो एक खतरनाक बात थी। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। मैं बहुत डर गया। और विमान चक्कर खाता हुआ नीचे जाने लगा। और फिर जमीन बहुत तेजी से पास आती जा रही थी। ग्रेग इतनी ऊंचाई पर नहीं है कि जहाज का चक्कर खाना रोक सके और वो जहाज करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर गिर रहा है। पलक झपकते ही आप समझ जाते हैं कि हालात आपके काबू से बाहर हो चुके हैं। मैं अच्छी तरह जानता था कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। You are watching I Shouldn't Be Alive. I Shouldn't Be Alive. अफ्रीका के जंगली इलाके में हुई विमान दुर्घटना के बावजूद ग्रेग रैस्मुसेन जिंदा हैं, पर सिर्फ नाम के लिए। मैं अपनी आंखें खोलना तक नहीं चाहता था। मैं नहीं जानता था कि खुद को किस हालत में देखूंगा, क्या महसूस करूंगा। मेरा शरीर, मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। तभी मेरे चेहरे पर पेट्रोल की बूंदें टपकने लगी। और मैंने बहुत मुश्किल से किसी तरह खुद को विमान से बाहर गिरा दिया। हर तरफ पेट्रोल बिखर जाने से उन्हें आग लगने का सबसे ज्यादा डर है। मैं किसी भी तरह वहां से दूर जाना चाहता था, लेकिन मेरी टांगें काम नहीं कर रही थीं। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं अपनी टांगों को हिला तक नहीं पा रहा था। पर मुझे हर हाल में जहाज से दूर जाना था, क्योंकि अब वो जहाज एक बड़ा खतरा बन चुका था। मैं घिसटते घिसटते जहाज से इतनी दूर चला गया कि अगर उसमें आग लग जाए तो मैं सुरक्षित रहूं। तभी मुझे ख्याल आया कि मुझे मदद मांगने का संदेश भेजना चाहिए। विमान में किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसका रेडियो काम कर रहा हो। कोई नहीं जानता कि ग्रेग इस वक्त कहां है, या ये कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और वो बुरी तरह जख्मी है, इसलिए उन्हें संदेश तो भेजना ही होगा। लेकिन वापस विमान की ओर घिसटते हुए मुझे बेहद डर लग रहा था। वो विमान मेरे लिए अब एक डरावनी चीज बन चुका था। मेडे, मेडे, मेडे। मगर रेडियो अब बेकार हो चुका है। उसका हैंडसेट बेहद गर्म था